हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1.16 एनसीईआरटी। क्या है क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन को समझते हैं। सो दैट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड हैज अ discontinuity from one side of a charged surface to another given by E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर का n कैप इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 वेयर n कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट। फुल स्टॉप। द डायरेक्शन ऑफ n कैप इज द फ्रॉम साइड 1 टू साइड 2 हैंड्स सो दैट जस्ट आउटसाइड कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बटे n कैप सिग्मा बटे सिग्मा इंटू एन कैप बटे एप्सिलॉन नॉट। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए बात को। ये एक प्लेन शीट हो गया, ओके। इस पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर क्या है, सिग्मा है। तो यहाँ पर एक एरिया वेक्टर इस तरह से लिए हैं, है ना, इस तरह से, और इधर भी वैसा ही ले लिया है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम दे दिया हूँ मैं E2, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम दे दिया हूँ मैं E1। नॉर्मल है तो नॉर्मल है तो ऐसा कर देना इसको, इधर y इधर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, इधर y है। तो नॉर्मल जो यूनिट वेक्टर होगा इधर ना होगा n कैप, ऐसा किधर होगा, इधर होगा n कैप, इस तरह से होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या है, क्या समझिए क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे जो मिलेगा आपको, नाउ एट पॉइंट 2 है यहाँ पर। तो E2 इजिकल टू क्या लिखेंगे, E2 वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर लिख देंगे n कैप। एट पॉइंट 1 पे जो फील्ड होगी उसका नाम वैल्यू होगी E1 वेक्टर इजिकल टू सिग्मा डिवाइडेड बटे 2 एप्सिलॉन 0, और क्या लिखेंगे, n कैप विथ निगेटिव साइन। कोई डाउट नहीं, ओके। तो नाउ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगी, E2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 n कैप, और ये है आपका सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 माइनस n कैप। यानी आप लिखेंगे E2, अगर हम लिखते हैं मान लीजिए E2 माइनस E1 माइनस E1 ऐसे, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, n कैप ऐसे लिखा हुआ है, ओके। n कैप बराबर आप क्या लिखेंगे, सिग्मा बटे, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 E2 क्या है, n कैप है, बिल्कुल n कैप है, ओके। n कैप माइनस लिखेंगे, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस n कैप। क्या मैंने लिखा भाई, ये है E2 का वैल्यू और माइनस ये है E1 का वैल्यू। E2 का वैल्यू इधर प्लस है तो E1 का वैल्यू क्या होगा, इधर माइनस होगा, इधर प्लस x तो इधर माइनस x। तो इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 और क्या होगा n कैप। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 n कैप। तो यहाँ पर हो गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट और n कैप। यही प्रूफ कर रहा था, है ना, ये हो गया प्रूफ। क्लियर। बी पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि सो दैट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूअस फ्रॉम वन साइड ऑफ द चार्ज सरफेस टू अनदर। कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, और ये भी कह रहा है कि क्लोज लूप में, है ना, वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ये हमको बताना है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है तो सरफेस पर हर जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बात सही है। इस तरह का आप सीट लीजिए बी पार्ट में है, या तो ऐसे ही डायग्राम बना दीजिए,
ऐसे, इस पर प्लस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसके सतह पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, हर जगह है ना, सतह पर जो है सीट है तो उस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेव होगा। या यहाँ पर हो गया ये, इस पे भी मान लीजिए ऐसे प्लस प्लस चार्ज है और ये होलो स्फीयर है, मान लीजिए होलो स्फीयर है ऐसे, तो हर जगह चार्ज क्या है, सेम है और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। ओके, तो इसका भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हर जगह सेम होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल। तो कहना चाहता ये है कि इसके जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, जैसे टेंजेंशियल कंपोनेंट ये हो गया, तो हर जगह पर क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, सतह पर कांस्टेंट मिलेगी और जितने ही दूर जाएंगे वैल्यू क्या होगी, घटेगी। यहाँ पर भी सतह पर क्या हो जाएगा, हर जगह सेम मिल रहा है वैल्यूज। तो जब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है Q और वो यहाँ पर आ जाती है ना, Q यहाँ पर आ जाती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क कितना करना पड़ेगा। तो W इजिकल टू, मान लीजिए कि पॉइंट जो है यहाँ पर B है और यहाँ पर क्या है, A है, तो W A से जो B है वो क्या हो गया, Q इंटू डेल्टा V हो गया। तो यहाँ पर हो गया Q V माइनस V हो गया इजिकल टू Q इंटू क्या हो गया, 0, यानी वर्क डन हो गया 0। तो वर्क डन जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो वर्क डन फॉर एनी लूप, अब यह कहा ना कि यहाँ से यहाँ गया वो भी वर्क डन 0, और किसी भी रास्ते से गया, मान लीजिए कि यहाँ पर आया, सपोज दैट ऐसे ऐसे करते हुए फिर यहाँ पर आ गया, यानी लूप बना दिया। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि नाउ वर्क डन फॉर एनी लूप, वर्क डन फॉर एनी लूप इज इक्वल टू 0। वर्क डन कंजर्वेटिव फील्ड में या कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1.17, अ लॉन्ग चार्ज सिलेंडर of linear charge density lambda is surrounded by a hollow coaxial conductor cylinder, full stop. What is the electric field in between space the two cylinders? कह रहा है कि दो कंसेंट्रिक सिलेंडर दिया हुआ है और उसके जो है बीच में एयर है, तो सेंटर से मैंने r दूरी मान लिया है और इसकी रेडियस a मान लिया, इसकी रेडियस b मान लिया है। तो कह रहा है कि आपको निकालना है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ऐसा मैंने गॉस में भी किया था और यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्लस Q चार्ज दिया पूरा इस अंदर वाले पर, तो बाहर वाले पर क्या आएगा, अंदर में माइनस Q और बाहर पर क्या आएगा, प्लस Q। तो बाहर वाला को क्या कर दिया हमने, अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने से जितने भी पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पर आया था बड़ा वाला पर, वो सब चला गया कहाँ, ग्राउंड में। ग्राउंड में इसको मेटल वायर को धंसाया गया है। तो लिखेंगे कि नाउ फ्रॉम गॉस लॉ, नाउ फ्रॉम गॉस लॉ क्या लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बटे क्या लिख देंगे, ऑप्सिलॉन 0। तो जो फाई ई होगा वो क्या लिखेंगे, क्यू बटे ऑप्सिलॉन नॉट। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि फाई ई इज इक्वल टू ई, फाई ई इज इक्वल टू ई और ए, ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ई, फिर क्या लिखेंगे ए, और कॉस क्या लिखेंगे 0 डिग्री। यहाँ पर हम गॉसियन सरफेस अगर बनाएंगे, ऐसा मैं कर चुका हूँ, है ना। यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से, तो सारे चार्ज कहाँ आएगा, अंदर आ जाएगा, इनक्लोज हो जाएगा। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा क्या इधर होगा, और फील्ड भी किधर होगा, इधर ही होगा। और इसका एरिया वेक्टर भी इधर होगा, है ना, एरिया वेक्टर भी इधर होगा, दोनों। तो थीटा लिख दिए 0। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल। इसकी रेडियस हो गई क्या, गॉसियन सरफेस की r, और इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई l। क्लियर। तो फ्रॉम B, ये हो गया B, तो फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड
बी। ए और बी से अगर बात करें, दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ई इंटू 2πr इंटू एल इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बटे ऑप्शन 0। तो ई इक्वल टू लिखेंगे 1/2π ऑप्शन 0 और क्यू डिवाइडेड बटे एल इंटू 1/r। ये समझ में आया बच्चों? या समझ में आप? तो अब यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फार्मूला आ गया आपका E इक्वल टू 1/2π ऑप्शन 0, है ना, और Q बटे L उसको बोलते हैं लेमडा बटे R। ये रिजल्ट लाना था, ठीक है। यानी लेमडा इज इक्वल टू होता है, वो होता है क्या, Q बटे L होता है। तो E इज इक्वल टू जो होगा वो होगा क्या, 1/4π ऑप्शन 0 भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू लेमडा बटे R, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये रिजल्ट हो गया। तो इस रिजल्ट में अगर देखा जाए तो E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, लेमडा है। E जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r है। अगर इधर फील्ड ले लेते हैं क्या E, इधर ले लेते हैं क्या, इधर ले लेते हैं लेमडा, तो डायरेक्ट रिलेशन होगा। ओके, अगर इधर ले लेते हैं E, इधर ले लेते हैं बच्चों क्या R, तो होगा इन्वर्स रिलेशन होगा। ये समझ में आई बात आपको? तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 जो डेराइव करना था और आसान था, है ना, कठिन क्वेश्चन ये नहीं था। क्लियर? अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2.18। क्वेश्चन है, इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो ए पार्ट में कह रहा है एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कॉमा टेकिंग द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन। कह रहा है कि इनफाइनाइट जब डिस्टेंस पर रहता है तब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, ये हम लोग मालूम है। तो कह रहा है कि डी दूरी पर है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला K Q1 Q2 बटे D, मतलब e के पावर -1 e के पावर प्लस। K का वैल्यू ये मैंने रख दिया, E का वैल्यू रख दिया और कैलकुलेशन किया, ये आंसर आ गया। तो ये जूल में आ गया। अब कह रहा है कि इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आ गया -27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। बी पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम work required to free of the electron given that kinetic energy of the orbit is half the magnitude of potential energy obtained in A। तो जब काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ है किसके, पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में है, निगेटिव में है। तो अब निगेटिव को मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है। तो 1/2 ये कर दिया, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो टोटल एनर्जी मैंने लिखा है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक ये लिखा, पोटेंशियल ये लिखा, ये आ गया। तो ये टोटल एनर्जी आ गया। तो मैंने पढ़ा था कि एटम से जब इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, निकालते हैं, तो उसमें टोटल एनर्जी शामिल होती है, और वही एनर्जी क्या हो जाती है, पॉजिटिव के रूप में होती है, जो वर्क के रूप में शामिल होती है ना। जैसे आपने आयनाइजेशन पोटेंशियल आप पढ़े होंगे, तो उसमें लिखा होगा कि अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। तो रिमूव करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आया टोटल एनर्जी। अब यही वर्क के रूप में जो आएगा तो 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, इतना वर्क डन चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सी पार्ट, व्हाट आर द आंसर टू ए एंड बी अबव द जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट 1.06 एंगस्ट्रॉम सेपरेशन। तो अब डी बराबर क्या हो गया, 1.06 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ये वैल्यू पुट करिएगा तो आपको आएगा क्या, जूल में एनर्जी आएगा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे तो क्या होगा, 1.6 × 10⁻⁻90 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कह रहा है इफ 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टेकन एट जीरो पोटेंशियल, क्वेश्चन कह रहा है देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा -27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, -13.58, मतलब कि इतना आ जाएगा। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या कर दे, उतना जीरो, तो यही आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का। तो अब यही एनर्जी क्या हो जाएगी, वर्क डन के रूप में हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, ये हो गया। ओके,
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। इफ वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ H2 है ना molecule is removed, we get हाइड्रोजन मोलिक्यूल आयन H2 प्लस। मतलब यहाँ से H2 में से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है? 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है, ऐसे। ओके, तो ये बन गया क्या? H2 प्लस, इस तरह से बन गया। ये कह रहा है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ H2 प्लस द टू प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड रफली 1.5 एंगस्ट्रॉम। तो 2 प्रोटॉन है, इसको मैं सेपरेट किया है कितना से? 1.5 एंगस्ट्रॉम से। क्लियर? एंड इलेक्ट्रॉन इज रफली 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच प्रोटॉन। और ये इलेक्ट्रॉन है तो 1 एंगस्ट्रॉम पर दोनों से ये क्या हो गया है? सेपरेटेड है। फुल स्टॉप। डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आपको कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमको कैलकुलेट करना है। तो क्या लिखेंगे इसमें? U सिस्टम इज इक्वल टू, इसकी पोटेंशियल U1 है, इसकी क्या है? U2, और इसकी क्या हो गई? U3 हो गई। ओके, तो लिखेंगे U1 प्लस U2 प्लस U3, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो U1 के वैल्यू ये लिखेंगे, K लिखेंगे और E लिखेंगे इंटू E और डिवाइडेड बटे D, मतलब कि 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 प्लस यहाँ पर लिखेंगे K और इसकी वैल्यू लिखते हैं U2 की, तो लिखेंगे क्या? माइनस E इंटू E और डिवाइडेड बटे 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 प्लस इसकी वैल्यू लिखेंगे। इसकी वैल्यू लिखेंगे तो क्या मिलेगा? K माइनस E इंटू E और डिवाइडेड बटे 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ऐसे वैल्यू लिख दिया। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं, सिंपल है। इसमें क्या कॉमन है जरा समझ लीजिए। इसमें कॉमन हो गया, पहले तो ये होगा 2 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा K E का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 10 टू द पावर माइनस 10, ये सब कॉमन है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1.5 और माइनस 2 हो जाएगा, होगा। तो इसको लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यहाँ पर लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और इसका क्या लिख देंगे? स्क्वायर डिवाइडेड बटे 10 टू द पावर माइनस 10 और यहाँ पर लिखेंगे 10 ऊपर हो जाएगा, यानी ये हो गया 10 और ये हो गया कितना? 15 माइनस 2 जूल में आंसर आ रहा है। इसको लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यहाँ पर लिखेंगे 2.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 डिवाइडेड बटे 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 10। ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 दूना 10, 5 3 15, तो 3 दूना क्या हो जाएगा? 6, तो ये हो गया माइनस 4 डिवाइडेड बटे 3, ये आ गया जूल में। इसको गुणा करेंगे तो आएगा 23.04 10 टू द पावर माइनस 29, कितना हो जाएगा बच्चों? 10 टू द पावर माइनस 29 और 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 19 इंटू 4 बटे 3, यहाँ आ गया माइनस, तो ये हो जाएगा, इसको ये जूल में हो गया तो माइनस 23 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बटे 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको सोल्व करेंगे, छोटा टर्म बनाएंगे तो 4 से ये कटेगा, है ना, 4 से ये कट जाएगा तो आपको आएगा 19.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विथ नेगेटिव साइन, और ये हो गया आंसर। यही आंसर होगा। क्लियर? काफ़ी आसान था, सिर्फ मल्टीप्लाइकेशन था, मल्टीप्लाइकेशन करनी थी। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? ओके। पॉइंट 20 करेक्ट। 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस A and B आर कनेक्टेड ईच अदर बाई वायर। एक A है और दूसरा क्या है बच्चों? B है। ये B है और ये A है,
दोनों को क्या करते हैं, एक मेटल वायर से कनेक्ट करते हैं, तो मान लीजिए कि चार्ज का फ्लो होगा। ओके, तो इसका नाम है पोटेंशियल VA, इसका नाम पोटेंशियल क्या है, VB है। क्लियर? व्हाट आर द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट द सर्फेसेस ऑफ द टू स्फीयर्स? Use the result, obtain the explanation why charge density on the sharp and pointed ends of the conductor is higher than its flatter portion parts. तो सबसे पहली बात कि when metal wire connected, when metal wire connect to a sphere, connect to a sphere, देन VA बराबर क्या होगा बच्चों, VB हो जाएगी, यानी KQ डिवाइडेड बटे KQA डिवाइडेड बटे A इज इक्वल टू KQB और डिवाइडेड बटे कितना B। तो इसको सोल्व करेंगे तो KA यानी चार्ज ऑन A QA डिवाइडेड बटे QB इज इक्वल टू QA बटे QB इज इक्वल टू मिलेगा A बटे B। गुड आउट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर क्या मिलेगा, EA इज इक्वल टू K QA डिवाइडेड बटे A का स्क्वायर और EB इज इक्वल टू मिलेगा K QB डिवाइडेड बटे B का स्क्वायर। क्लियर है? तो E जो A होगा और E जो B होगा वो क्या होगा बच्चों, ये तो कट जाएगा, यहाँ पर होगा QA, फिर होगा QB, फिर होगा B का स्क्वायर और फिर क्या होगा A का स्क्वायर। और QA बटे QB आप निकाले हैं A बटे B, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या इसको फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट से ये लिखेंगे कि EA EB इज इक्वल टू QA और QB की जगह पर A बाई B है, यहाँ पर लिखेंगे A बाई B इंटू B का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या A का स्क्वायर, यहाँ पर मिलेगा क्या B बटे A। गुड आउट। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है क्या समझिएगा, अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पर हो गया E जो A हो गया EA अब बटे EB इज इक्वल टू आ गया B बटे A आ गया, तो E जो हुआ E वो क्या हो गया 1 बटे EA जो हो गया 1 बटे A हो गया और E जो B हो गया वो 1 बटे B हो गया, है ना, रेसिप्रोकल हो गया। ओके, तो ये आपको कंडीशन आ गई 1 बटे A के टर्म में आ गया। ओके, अब कह रहा है कि पॉइंटेड पार्ट है, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से कुछ ऐसे बना हुआ है, सब ऐसे बना हुआ है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो चार्ज है ना, चार्ज डेंसिटी वो क्या है, ज़्यादा है, और इधर जितना फ्लैट पर्सन है ना, फ्लैट पार्ट्स है, उस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है, यानी इसका नाम सिग्मा, इसका नाम अगर हम सिग्मा 2 देता हूँ, तो ये कहना चाहता है कि जो सिग्मा 2 का वैल्यू है वो क्या है, ज़्यादा है। इसको आपको एक्सप्लेन करके बताना है कि नाउ सिग्मा 2 जो है वो ग्रेटर है किससे, सिग्मा 1 से। तो नाउ सिग्मा बराबर होती क्या है, चार्ज बटे एरिया, तो सिग्मा हो गया 1 बटे कितना एरिया, एरिया का मतलब हो गया 4 पाई मान लेते हैं R स्क्वायर, तो सिग्मा जो हो गया 1 बटे R का स्क्वायर हो गया, यानी किसका लेंगे, जिसका रेडियस ज़्यादा होगी ना उसकी सिग्मा क्या होगी, कम होगी। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पार्ट यहाँ पर कंसीडर करते हैं और इसी के हिसाब से एक क्या बना लेते हैं, स्फीयर बना लेते हैं। तो इसकी रेडियस कुछ हो गई है ना, इसका रेडियस मान लीजिए कि R1 हो गई, और यहाँ पर एक पार्ट कंसीडर करके ऐसे ही आर्क बना लेते हैं, तो इसकी रेडियस क्या हो गई, R2 हो गई। तो यहाँ पर क्या है कि जो R2 है वो बहुत छोटा है किससे, R1 से, तो जो सिग्मा 2 होगा ना वो बहुत बड़ा होगा किससे, सिग्मा 1 से। ये समझ में आ रहा है बात आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो ये चैप्टर है वो खत्म हो जाएगी अब। ओके, एक क्लास के बाद खत्म हो गए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।